बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। 12 से बड़ी खबर है, पार्वती नदी में टापू पर 2 चरवाहे फंस गए। कल शाम से नदी के टापू पर ये दोनों चरवाहे फंसे हुए हैं। 50 से ज्यादा भेड़ बकरियां भी टापू पर फंसी हुई हैं। अमलावदा गांव के पास पार्वती नदी में बने टापू पर ये सभी फंसे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। विपिन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, अपडेट यही है कि अभी जो है एसडीआरएफ की टीम यहाँ नाव लेकर पहुंची है और जो सबसे पहले जो है एक चरवाहे और बकरियों को जो है वो पहली बार में लाया गया है। करीब 15 बकरियां जो है एसडीआरएफ ने सफल रूप से रेस्क्यू कर रही है। लेकिन एक बड़ी समस्या यहाँ एसडीआरएफ को आ रही है क्योंकि अचानक से नदी में पानी आ गया था, जिसके चलते जो है चरवाहे फंस गए थे। तो उन्होंने जो उचित स्थान समझा उस वक्त वो टापू नजर आया। उसी टापू पर रात भर ये चरवाहे जो है अपनी जान लेकर और पड़े रहे। रात भर इनको डर सताता रहा है कहीं पानी ऐसा न हो कि टापू के ऊपर भी पानी आ जाए। फिलहाल एसडीआरएफ टीम को जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि नीचे चट्टाने हैं, ऐसे में बोट जो है उसका प्रोपेलर काम नहीं कर रहा है, मतलब मोटर नहीं चल पा रही है, जिसके चलते जो है नाव की जो धार है वो पानी के बहाव में नाव बह जा रही है। तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत सोच समझ के चलाया जा रहा है। और यहाँ फिलहाल मौके पर जो है करीबन 1 दर्जन एसडीआरएफ की टीम के लोग मौजूद है। मौके पर डीएसपी पहुंचे, स्थानीय पुलिस पहुंची है, साथ ही जो है सूचना पाकर आसपास की बड़ी संख्या में गांव वाले यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन फिलहाल यही है कि दोनों ये चरवाहे जो सहरिया चरवाहे थे, इनमें से एक जो देवीलाल है उसको निकाल लिया गया। एक पप्पू सहरिया है जो फिलहाल अभी टापू पर ही है। और सबसे पहले बकरियों को निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर व्यक्ति निकाल लिए गए तो बकरियों को इकट्ठा करके निकालना। और बकरियों के चलते जो है एक समस्या एसडीआरएफ को ये भी आ रही है कि जो है बकरियां जो स्टेबल नहीं रह पा रही है। तो बीच में एक बार ऐसा भी हुआ जो नाव तिरछी हो गई थी, ऐसे में बकरियों के पानी में बहने की भी आशंका, इसलिए बड़ी सोच समझकर ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल करीबन 2 घंटे लग सकते हैं लगभग इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल करने में, कह सकते हैं प्रियंका। हाँ, बिल्कुल विपिन, तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर 2 चरवाहों के साथ कुछ बकरियां भी फंसी थी। हालांकि जैसा कि आप अपडेट बता रहे हैं विपिन, एक चरवाहे को निकाल लिया गया है, कुछ बकरियों का भी रेस्क्यू किया गया है। लेकिन मुश्किलें कई सारी हैं और ऐसे में जो रेस्क्यू टीम है उन्हें बहुत सोच समझकर आगे क्या करना है इस पर विचार करना पड़ रहा है। विपिन, क्या जलस्तर अभी बढ़ रहा है? क्योंकि अगर जलस्तर बढ़ता है तो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये। जी बिल्कुल प्रियंका, फिलहाल इस क्षेत्र में बारिश नहीं है, लेकिन ये पार्वती नदी जो है हमेशा से मध्य प्रदेश की तरफ से ये नदी आती है और मध्य प्रदेश में जब जब बारिश होता है नदी भारी उफान पर चली जाती है। और बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की तरफ जो है वो बारिश हुआ और उसी का पानी जो है पार्वती नदी में अचानक से बढ़ने लगा है। और ये फिलहाल जितनी ये बड़ी गनीमत कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि देखा जाता है कि अचानक से इस नदी में रौद्र रूप ये नदी धारण कर लेती है और कई गांव के गांव टापू बन जाते हैं, कई गांवों का संपर्क कर जाता है। लेकिन ये खुशकिस्मती कह लीजिए इनकी कि रात भर बीत जाने के बावजूद भी वो टापू पानी में नहीं डूबा है, नहीं तो ये टापू पहले कई बार पानी में डूब चुका है। बिल्कुल विपिन, ये बड़ी राहत की बात है कि दोनों ही जो चरवाहे हैं वो भी सुरक्षित हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, आप नजर बनाकर रखिएगा विपिन। शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंद सेकंड और 50 साल पुरानी टंकी धड़ाम। दरअसल ये टंकी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और कभी भी हादसा हो सकता था। फिर क्या, पाली के नाडोल कस्बे में जलदाय विभाग ने इस टंकी को गिराने का फैसला किया। दिन तय किया गया, टंकी के आसपास की सड़कों को ब्लॉक किया गया, फिर धमाके के साथ टंकी को गिरा दिया गया। इस टंकी का निर्माण साल 1971 से लेकर 1972 में करवाया गया था। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर 50 साल पुरानी ये टंकी थी, क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और कभी भी हादसे को न्योता दिया जा सकता था। यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता था और यही वजह है कि ये बड़ी कार्रवाई की गई प्रशासन की ओर से। समय रहते टंकी को ध्वस्त कर दिया गया, आसपास लोग मौजूद ना रहे, कोई हादसा ना हो, इसे लेकर एहतियात के तौर पर जो आसपास सड़कें थी उन्हें भी ब्लॉक कर दिया गया था, जिससे आसपास लोग ना पहुंच सके। और इसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां पर ब्लास्ट कर टंकी को मिट्टी में मिला दिया गया।
पाली से सहयोगी श्याम चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, बड़ी जरूरी हो जाती है इस तरीके की कार्रवाई, क्योंकि बताया जा रहा है कि टंकी क्षतिग्रस्त थी और कभी भी हादसा हो सकता था यहाँ पर। जी बिल्कुल, ये पाली जिले के नाडोल कस्बे में 50 साल पूर्व ये टंकी बनाई गई थी और काफी लंबे समय से ये नाडोल कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में जलापूर्ति करती थी, लेकिन लंबे समय से ये धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी वजह से इसके कंक्रीट और सरिये बाहर निकलने लग गए थे और कभी भी हादसा होने का अंदेशा सता रहा था, जिसको लेकर जलदाय विभाग ने निर्णय किया गया कि इस टंकी को गिराया जाए। जिसके बाद रविवार को जलदाय विभाग ने जो टंकी गिराने के एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया और ब्लास्ट के साथ इस टंकी को गिराया। टंकी गिराने से पूरी सावधानी रखी गई कि दोनों तरफ से पूरी सड़कें बंद कराई, आवाजाही है वो पूरी तरह से बंद कराई गई है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हो। जी श्याम, क्या इस टंकी से जलापूर्ति भी किया जाता था? और क्योंकि अब इस टंकी को गिरा दिया गया है तो अब क्या विकल्प है लोगों के पास? जी बिल्कुल, ये टंकी थी जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि जलदाय विभाग ने जलापूर्ति के लिए दूसरी टंकी का भी निर्माण करवा दिया है, वहां पे सुचारू जलापूर्ति हो, किसी प्रकार की समस्या न हो, इसको लेकर जलापूर्ति की पूरी व्यवस्था करने के बाद इस टंकी को गिराने का निर्णय लिया गया। जी ठीक है श्याम, धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। धौलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। मारपीट के बाद जमकर पथराव हुआ। खूनी संघर्ष के दौरान बोतलें भी फेंकी गईं। अवैध हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग भी हुई। खूनी संघर्ष में एक पक्ष के कुल 5 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को डिटेन भी कर लिया है। पुलिस ने मौके से 3 बाइक भी जब्त कर ली है। घायल लोगों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाड़ी के कसाईपाड़ा मोहल्ले में देर रात ये खूनी संघर्ष देखने को मिला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जाति का है, मुसलमान में लड़का, इसके साथ कोई बाइक पे कसाईयों के 3 लड़के थे। उनकी बाइक टच हो गई, जिसके कारण इनमें आपस में कहासुनी हो गई और उसके परिजन जिसको पिटाई कर दी तो परिजन उसको घर पे गए समझाइश करने। इतने में दोनों पक्ष के परिवारजन आ गए और आपस में पथराव कर दिया इन्होंने। धौलपुर से सहयोगी हरिवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। हरिवीर, जो तस्वीरें सामने, ऐसा लग रहा है दोनों पक्ष एक दूसरे का जान लेने पर आमादा थे। क्या हो गया था वहां पर, किस बात को लेकर ये पूरा विवाद हुआ? जी प्रियंका, बिल्कुल मैं बता दूं, ये एक मामूली सी बात थी, छोटी सी, उसको लेकर ये झगड़ा हुआ था। देर रात को एक युवक बाइक से जा रहा था, उसी दौरान करीब आधा दर्जन लोग थे और उसकी बाइक को उन्होंने टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद में उनमें विवाद हो गया और उस युवक की वहां पर मारपीट कर दी गई। उसके बाद में युवक अपने परिजनों को लेकर उसके घर पर गया और उससे जो झगड़े के बारे में जो बोली, तो वहां पर भी दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हो गए और वहां पर जो कांच की बोतलें हैं वो फेंकी गई, पथराव किया गया है, जमकर पथराव हुआ है और ये भी सूचना मिल रही है, वहाँ स्थानीय लोग हैं कि फायरिंग भी हुई है। उसमें पुलिस को सूचना मिली, सीओ सुरेश डावरिया हैं, वो खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस जाब्ते के साथ वहां पर जो लोग थे, वहां एक युवक था, उसको डिटेन किया है और वहां पर जो बाइक छोड़कर भागे थे तो 3 बाइकें वहां पर से जब्त की गई हैं। ये जो पूरा मामला है वो बाड़ी कस्बे के कसाईपाड़ा मोहल्ले का ये पूरा मामला है। एक को डिटेन कर लिया है और जो घायल थे, करीब 5 लोग घायल हुए, उनको बाड़ी अस्पताल में भर्ती करा दिया है, वहाँ उसका इलाज चल रहा है। हरिवीर, क्योंकि आप बता रहे हैं कि वहां पर फायरिंग भी की गई थी, क्या किसी को गोली भी लगी है घायलों में? जी, गोली लगने की कोई ऐसी सूचना नहीं है, बस जो पथराव हुआ है, पथराव में चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं, कुछ को प्राथमिक उपचार देकर के छुट्टी भी दे दी गई है और जो गंभीर घायल हैं उनका बाड़ी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जो बदमाश हैं, जो युवक हैं, जो झगड़ा करके भागे, उनकी पुलिस तलाश कर रही है। जी हरिवीर, क्योंकि एक छोटी सी बात पर इतना विवाद हो गया, खून खराबा पर उतर आए ये लोग, फायरिंग भी कर दी। अभी जो माहौल है वो शांतिपूर्ण रहे, इसे लेकर क्या कोशिशें की जा रही है पुलिस की ओर से?
जी बिल्कुल, जब ये झगड़ा हुआ तो माहौल तनावपूर्ण होने की संभावना जताई जा रही थी। उसको लेकर के पुलिस वहां मौके पर पहुंची, सीओ खुद मौके पर पहुंचे और एसएचओ है वो मौके पर पहुंचे, पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। उसके बाद में वहां पर पुलिस मौके पर रही, कुछ देर बाद मौके पर रही और जो शांतिपूर्ण माहौल दिखा तो उसके बाद में। ठीक है हरिवीर, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। जोधपुर से बड़ी खबर है जहां पर वोल्वो बस में आग लग गई। बोरानाडा में वोल्वो बस में आग लगी, 4 दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने से बस जलकर राख हो गई है। तो फिलहाल कारणों का पता नहीं चल सका है कि आखिर ये आग लगी कैसे। वोल्वो बस बताई जा रही है जिसमें भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। तुरंत दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पाया गया। तो 4 दमकल की टीम मौके पर पहुंची थी। तुरंत कोशिश दमकल की टीम की ओर से किया गया कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भयानक आग लगी है। चंद्रशेखर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, पता चला कुछ ये आग लगी कैसे और क्या सभी लोग सुरक्षित हैं? देखिए प्रियंका, सबसे पहली बात तो ये बस खड़ी बस थी तो इसमें कोई सवाल नहीं था। सबसे पहली बात तो ये कि विक्रांत सिटी के आसपास जो ये बस खड़ी थी और अचानक इसमें से आग लगी और आग लगने के बाद जब धुएं का गुबार और आग का गुबार जब हवा में आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया तब लोगों को इस बात की जानकारी मिली और तुरंत जो है दमकल को सूचना दी गई। मौके पर 4 दमकल पहुंची। करीब 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया और बस जो है पूरी घटना में जो है जलकर खाक हो चुकी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ये माना जा रहा है कि कोई शॉर्ट सर्किट या कोई चिंगारी के चलते आग लगी है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि जोधपुर में ऐसी कई घटनाएं सामने आई जिसमें बस जला दी गई। आपसी जो रूट की झगड़े को लेकर कई बसों को जलाने की घटनाएं कई बार सामने आई है। तो ऐसी कोई घटना न हो उसको लेकर भी पुलिस जांच करिए। इसके अलावा क्या यह जो है एक हादसे या अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगी है या किसी ने जलाया, इसको लेकर जो है पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल जो है चंद्रशेखर, जांच बेहद जरूरी है। हालांकि बड़ी राहत की बात यह है कि जब ये आग लगी उसमें कोई यात्री मौजूद नहीं था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात चूरू की, जहां पर तारानगर में डोनेशन के 50,000 रुपए नहीं देने पर छात्रों से जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है चौधरी MM मेमोरियल टीचर कॉलेज के स्टाफ पर, जिसके बाद पीड़ित छात्र तारानगर थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। दरअसल चौधरी कॉलेज में BSTC की पढ़ाई कर रहे छात्र जब फर्स्ट ईयर इंटर्नशिप का लेटर लेने गए तो कॉलेज के एक टीचर ने डोनेशन के नाम पर 50,000 की डिमांड कर डाली और जब डोनेशन से मना किया गया तो मारपीट भी की गई, साथ ही जाति सूचक गालियां भी दी गईं। वहीं आपको बता दें कि तारानगर के चौधरी MM मेमोरियल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का विवादों से पुराना नाता रहा है। यहां छात्रों को परेशान करने के कई मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। इसी फर्स्ट ईयर चौधरी MSS कॉलेज तारानगर चूरू से चल रही है, जिसमें मैं अलॉटमेंट लेटर के लिए कॉलेज में गया। उस दौरान मेरे को गालियाँ और राजवीर सर के स्टाफ राजवीर सर के द्वारा प्रताड़ित किया गया और मेरे को मारपीट करके वहाँ से भगा दिया गया। आपके द्वारा कुछ रुपए मांगने की बात भी है वो सामने आ रही है और पहले उन्होंने पैसे मांगे तो मैंने देने में असमर्थ कहा तो उन्होंने कहा कि आपको देने ही पड़ेंगे, आपके दस्तावेज तभी मिलेंगे। तो बेहद शर्मनाक, जहां पर कॉलेज में एक स्टूडेंट एडमिशन के लिए जाता है, सबसे पहले तो उससे डोनेशन की डिमांड की जाती है, 50,000 रुपए मांगे जाते हैं। जब छात्र कहता है कि वो डोनेशन देने में असमर्थ है, उसके बाद छात्र के साथ मारपीट की जाती है, गाली गलौज भी की जाती है। अब छात्र ने न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन सवाल यह है कि इससे पहले भी यहां पर कई विवाद हो चुके हैं। आखिर इस मामले पर कार्रवाई कब की जाएगी? कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 24 घंटों में ही 3 जगह पर आकाशीय बिजली गिरी। बिजली गिरने से अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। 34 बकरियों और 3 भैंसों की भी मौत हुई है। दरअसल कोटा के ग्रामीण इलाके में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। पिछले 24 घंटे में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई मवेशी भी आकाशीय बिजली के कहर का शिकार बने हैं। पहली घटना कनवास उपखंड क्षेत्र के
टोलिया गांव में हुई। यहां खेत पर काम करते समय बिजली गिरने से राधे श्याम की मौत हो गई, जबकि दूसरी घटना देवली मांझी थाना क्षेत्र के आमली गांव में हुई, जहां ओम प्रकाश गुर्जर नाम के शख्स की मौत हो गई है। बकरियों को लेकर ये खेत में चराने पहुंचा था। सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, आकाशीय बिजली का कहर, 2 लोगों की मौत हो गई। देखिए, कोटा के ग्रामीण अंचल में 3 इलाकों में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। अलग अलग इलाकों में 2 लोगों की मौत होने के साथ साथ 34 से अधिक बकरियों की मौत हो गई, 3 भैंसों की मौत हो गई। जबकि सांगोद इलाके में सूचना इस तरह की मिल रही कि कई घरों के जो मकानों की दीवारों में छेद हो गए, छतों में छेद हो गए, दरारें हो गई और लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि एसडीएम सहित कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जो मुआवजा देने की जो ग्रामीणों की मांग थी उस पर जो है सहमति जताई है और आगे भिजवाई गई है मुआवजे की मांग। लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक ही दिन में पिछले 24 घंटों में आकाशीय बिजली ने 2 लोगों की जान ले ली, जबकि कई और जानवर इसकी चपेट में आ गए जिनसे मौत हो गई। फिलहाल जो है आसपास के इलाकों में पुलिस का ये एक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है कि किस तरह से आकाशीय बिजली हो तब लोगों को सतर्क रहना, किस तरह से अलर्ट रहना है ताकि बचाव किया जा सके। कुछ लोग पेड़ के आड़ में छुप जाते हैं, कहीं और इधर उधर छुप जाते हैं। जागरूकता की कमी से इस तरह के हादसे नहीं हो, इस तरह के लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। फिलहाल दर्दनाक वाकया सामने आया, अलग अलग इलाकों में 2 युवकों की मौत हो गई। फिलहाल दोनों युवकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और आज पोस्टमार्टम की प्रक्रिया थोड़ी देर बाद में शुरू की जाएगी। बिल्कुल ओम प्रकाश, ऐसे मामले में जागरूकता बेहद जरूरी हो जाती है कि जब आकाशीय बिजली गिरे तो किस तरीके से वो खुद को सुरक्षित रख सकें। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। सीकर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज बीजेपी और कांग्रेस की अहम बैठक होगी। दोनों ही पार्टियों के प्रभारी सीकर पहुंचेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह पहुंचेंगे, तो वहीं कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी कार्यकर्ताओं की खास बैठक लेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो मिशन 2023 को लेकर दोनों ही पार्टियां जुट चुकी हैं। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही एक अहम बैठक होने वाली है। सीकर में दोनों पार्टियों के प्रभारी पहुंचेंगे और खास बैठक करेंगे। तो सीकर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज सीकर के दौरे पर सुखजिंदर सिंह रंधावा रहेंगे। दोपहर 12:30 बजे जयपुर से सीकर के लिए रवाना होंगे। सर्किट हाउस में नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी रंधावा के साथ मौजूद रहेंगे। सीकर के सलासर के लिए प्रभारी और अध्यक्ष दोनों रवाना होंगे। सलासर बालाजी मंदिर में दोनों दर्शन और पूजा पाठ भी करेंगे। संदीप हुड्डा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, 2 खास बैठकें दोनों ही पार्टियों की ओर से, क्या जानकारी इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की सभा होनी है 27 को सीकर में, इसको लेकर के भाजपा के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार सीकर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष का दौरा हो चुका, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी आ चुके, उससे पहले राजेंद्र राठौड़ आए थे और आज प्रभारी अरुण सिंह जो है वो सीकर आएंगे और मीडिया से भी बातचीत करेंगे और साथ साथ में जो तैयारी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर चल रही है उसकी समीक्षा करेंगे और जो उचित दिशा निर्देश देंगे कि और भी किस तरह से जो व्यवस्थाएं करनी है इसको लेकर के जो सभा स्थल है वहां का भी जायजा लेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण है आज भाजपा के लिए। दूसरी तरफ कांग्रेस की जो बैठक होनी है उसमें प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आ रहे हैं। पीसीसी चीफ का गृह जिला है और यहीं से वो भी सीकर से ही चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो कांग्रेस की मीटिंग है वो भी काफी महत्वपूर्ण होगी। और जो गढ़ है सीकर, क्योंकि पिछले अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए प्रियंका, तो भाजपा का सीकर जिले में खाता नहीं खुला था 8 सीटों पर, तो 8 की 8 सीट जो है 7 पर कांग्रेस जीती थी और 1 पर कांग्रेस के समर्थित ही जो महादेव सिंह खंडेला है वो चुनाव जीते थे। तो 8 की 8 सीट माना जाए तो कांग्रेस के ही पास है, तो निश्चित रूप से ये अपना गढ़ जो है वो बचाए रखना चाहेंगे। और भाजपा प्रधानमंत्री की सभा और किसानों को साथ कर इस गढ़ में जो है वो सेंध लगाना चाहेगी, तो दोनों के लिए ही काफी महत्वपूर्ण रहेगी आज की जो मीटिंग है वो। बिल्कुल संदीप, जहां एक और कांग्रेस अपना गढ़ बचाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि खास बैठक की जा रही है किस कदर सीकर में दोबारा से कांग्रेस रिपीट हो सके, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से भी कोशिशें लगातार की जा रही है संदीप कि सीकर में अपनी पैठ बनाई जाए और यही वजह है कि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। और अब ये माना जाए संदीप कि प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद हवा बदल सकती है यहां पर।
देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री की जो सभा करवाई जा रही है वो इसी मकसद से करवाई जा रही है। पहले नागौर को चुना गया था, लेकिन उसके बाद चूंकि यहाँ से ही जो है ये भी तय किया गया है कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो किसानों के खाते में जो प्रधानमंत्री किसान निधि का जो पैसा है वो भी सीकर से ट्रांसफर करेंगे। तो निश्चित रूप से किसान बेल्ट है पूरा और किसानों को साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कोई बहुत अच्छी स्थिति बीजेपी की सीकर में रही नहीं है। पहले भी जब 2013 से पहले जब चुनाव हुए थे, 2008 के चुनाव में तो भी पार्टी एक सीट जीती थी। 2013 में जब 163 सीट पूरे स्टेट में आई थी, उस वक्त भी 5 ही सीटें मिली थी। तो कोई जिस तरह से प्रदेश में क्लीन स्वीप किया उस तरह से सीकर में नहीं कर पाए थे। तो अब चूंकि इस बार जो सरकार के खिलाफ जो भाजपा लगातार जो मुहिम चला रही है उसको देखते हुए पार्टी ये मान रही है कि यहाँ पर जो है सीकर में कहीं ना कहीं फायदा होता दिख रहा है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री की सभा करवाई जा रही है। पहले भी 2013 का चुनाव था उसमें भी नरेंद्र मोदी की सभा सीकर में हुई थी और 2018 में भी, लेकिन उस वक्त पार्टी को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया था। लेकिन तो इस बार क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए पैसे भी ट्रांसफर कर रहे हैं किसानों के खातों में, तो निश्चित तौर पर किसान वो वर्ग है जिसे साधने की कोशिश की जा रही है। और देखना दिलचस्प होगा संदीप, और कौन कौन से वो वर्ग होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचकर साधने की कोशिश करते हैं। इन बैठकों पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा संदीप। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। राजस्थान में सिंहासन का संग्राम कितना अहम है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि खुद पीएम मोदी ने इसे अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा है। पिछले कुछ महीनों में पीएम मोदी ने जितनी सभाएं राजस्थान में की उतनी बाकी चुनावी राज्यों में नहीं की। आने वाले दिनों में यह भी सिलसिला जारी रहने वाला है। 27 जुलाई को पीएम सीकर में रहेंगे और 16 अगस्त को नागौर में वीर तेजाजी की जन्मस्थली से भी हुंकार भरेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान का चुनावी शतरंज। पीएम मोदी की बड़ी चाल। राजस्थान में भी एक जनादेश दिया था और बदले में राजस्थान को क्या मिला? क्या मिला? अस्थिरता और अराजकता। 27 जुलाई को सीकर से वार। प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 27 तारीख को सीकर की धरती पर किसानों को बहुत बड़ी सौगात देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। 16 अगस्त को नागौर से हुंकार। राजस्थान के चुनाव की तारीख भले ही अभी तय नहीं हुई हो, लेकिन ये पूरी तरह से तय है कि राजस्थान का चुनावी घमासान भीषण होने वाला है, और यही कारण है कि ये पूरी तरह से परवान पर है। कर्नाटक की जीत से जहां कांग्रेस में उत्साह है, तो बीजेपी के दिग्गजों ने राजस्थान जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खुद पीएम मोदी ताबड़तोड़ राजस्थान के दौरे कर रहे हैं और बीजेपी के चुनावी अभियान को धार देने में जुटे हुए हैं। यहाँ के सभी लोगों में उत्साह भी है और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर यहाँ पर लाखों की संख्या में भी लोगों का आने का अनुमान है। राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के लगातार बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि बड़ी तादाद में रैली के अंदर किसानों को और आम जन को लेकर के पहुंचे। आने वाले दिनों में भी पीएम की कई सभाएं होने वाली हैं, जिनमें सबसे पहली सभा 27 जुलाई को सीकर में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 के बाद पहली बार सीकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की जनसभा के साथ साथ सरकारी कार्यक्रम भी रहेगा, जिसमें पीएम किसान निधि का पैसा किसानों के खाते में रिलीज करेंगे। प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 27 तारीख को सीकर की धरती पर किसानों को बहुत बड़ी सौगात देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और किसान सम्मान निधि की किस्त पूरे देश में इस सीकर की धरती से रिलीज करेंगे। वैसे तो राजस्थान के चुनावी मिशन के दौरान पिछले 9 महीनों में पीएम मोदी का ये 8वां दौरा होगा, लेकिन सीकर में 2018 के बाद ये पीएम की पहली सभा है। इस दौरान पीएम मोदी मेडिकल कॉलेज के पास जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा को संबोधित करने से पहले पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त रिलीज करेंगे। पीएम मोदी अब 16 अगस्त को नागौर के खरनाल में रैली करेंगे। पहले इसे केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जाना था, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी पार्टी का संगठन उठाएगा। सियासी जानकारों का कहना है कि पीएम के कार्यक्रम में बदलाव अनायास नहीं किए गए हैं, बल्कि काफी सोच समझकर पहले 27 जुलाई को सीकर और फिर 16 अगस्त को नागौर के कार्यक्रम रखे गए हैं, ताकि पीएम शेखावाटी इलाके और नागौर में बीजेपी की कमजोर पड़ चुकी ताकत को फिर से मजबूती दे सके। और सीकर और झुंझुनू
जिले के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देने आएंगे, उनका अभिनंदन करने आएंगे कि उन्होंने इस क्षेत्र में जो विकास की सौगातें दी है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में शेखावाटी इलाके में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी के दिग्गज अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अगर सीकर की बात करें तो सीकर जिले की 8 विधानसभा सीटों में बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है। 8 विधानसभा सीटों में 7 सीटें कांग्रेस के पास है, जबकि एक सीट कांग्रेस समर्थित निर्दलीय के पास है। पीसीसी चीफ डोटासरा भी इसी जिले से आते हैं और लक्ष्मणगढ़ से विधायक हैं। इसके अलावा फतेहपुर से कांग्रेस के हाकम अली खान, जबकि धोद से कांग्रेस के परसराम मोरदिया भी विधायक हैं। सीकर से कांग्रेस के राजेंद्र पारीख और दातारामगढ़ से कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह विधायक हैं। वहीं नीमका थाना से कांग्रेस के सुरेंद्र मोदी और खंडेला से निर्दलीय महादेव सिंह खंडेला विधायक हैं। लंबे समय बाद में शेखावटी के अंदर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने जा रहा है। इस दौरे को लेकर के महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 2 साल पहले जब 3 कृषि कानून आए थे, तब शेखावटी के इसी इलाके में भाजपा का और केंद्र की सरकार का किसानों ने खुल करके विरोध किया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां सभा करेंगे, वहां पर बड़ी तादाद में किसानों के पहुंचने की संभावना है और बीजेपी इसी काम में जुटी हुई है कि जो किसान और आमजन है उन्हें बड़ी तादाद में सभा में लाया जाए। अब सभा के अंदर आने वाली भीड़ से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की लोकप्रियता का चुनाव से पहले पता लग सकेगा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, कालवाड़ इलाके में रेस्टोरेंट संचालक की हत्या कर दी गई है। माचवा में न्यू भवानी रेस्टोरेंट पर देर रात हत्या हुई। आपसी कहासुनी में कर्मचारियों ने पीट कर मार डाला। हमीर सिंह मृतक का नाम बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर कालवाड़ पुलिस भी मौके पर पहुंची है। एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। विष्णु शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, किस बात को लेकर मारपीट की हत्या तक कर दी गई वहां पर? देखिए प्रियंका, बिल्कुल कालवाड़, जयपुर की कालवाड़ इलाके में माचवा में कल देर रात को ये वारदात हुई थी, जिसमें जो माचवा के पास में मेन रोड पर न्यू भवानी रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट है और वहीं पर और जो संचालक है हमीर सिंह, उनकी पीट की हत्या की है। और उस हत्या की वारदात में वहां के कर्मचारियों की जो आपसी कलह है भी सामने आई, जिसमें बताया जा रहा है कि कर्मचारियों ने डंडों से पीट करके और हमीर सिंह की पर हमला किया, जिसमें उसकी मौत हुई और शव को अब कालवाड़ थाना पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया। वहीं पर एफएसएल के अभय प्रताप सिंह को अब मौके पर रवाना हो गई एफएसएल की टीम, जहां पे जांच की जाएगी। लेकिन अब तक की जांच में, यानी अब तक की पड़ताल में आपसी कहासुनी की वजह क्या थी वो साफ नहीं हो सकी, क्योंकि जो आरोपी जो कर्मचारी थे वो फरार हो गए। वहीं पर मृतक जो है उनका शव मोर्चरी में। तो ऐसे कहासुनी की वजह जब आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे उसके बाद सामने आएगी। लेकिन अब तक की जानकारी मिली कि आपसी कलह की वजह से, आपसी कहासुनी की वजह से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें डंडों से पीट के रेस्टोरेंट संचालक हमीर सिंह की हत्या कर दी गई। जी विष्णु, जिस रेस्टोरेंट में ये घटना हुई जहां पर हत्या की गई, क्या वहां पर सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं? देखिए बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे वहां पे मौजूद हैं और मेन रोड पे था। तो ऐसे में जो राहगीरों ने भी इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज जो है वो जुटाए जा रहे हैं और हत्या की वारदात में कितने कर्मचारी लिप्त हैं और वजह इसमें क्या रही पूरी मुहिम में, क्या पुरानी कोई वजह थी, कोई पुरानी रंजिश चल रही थी या कोई नाराजगी थी कर्मचारियों में, उन सब की जांच की जाएगी। लेकिन अब तक की जांच में आपसी कहासुनी की वजह से हत्या की वारदात का सामने आया है। जी विष्णु, आरोपियों को पकड़ा जा सके इसे लेकर क्या कवायद की जा रही है पुलिस की ओर से? क्या ये पता चल सका है कुल कितने लोग थे, कौन लोग थे, कहाँ फरार हुए हैं? देखिए आरोपियों की जो संख्या है 2 से 3 बताई जा रही है फिलहाल अभी तक, लेकिन अभी उससे ज्यादा की जानकारी सामने नहीं आ पाई क्योंकि पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी है। तो अभी जो अहम जो बड़ी जानकारियां हैं वो कुछ देर बाद साफ हो सकेंगी। जी ठीक है विष्णु, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।